Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ की पेडागोजी की जो क्लास है 5 नंबर क्लास है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन को, जो कि सीटेट के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। और अगर आप किसी भी स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। मतलब कह रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसमें बच्चा असफल होता है या भयभीत होता है, तो उसमें ऐसा कौन सा कारण इन चारों ऑप्शन में से है जो नहीं माना जाएगा, ये बता रहे हैं। और नहीं के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा आप साइड आंसर्स को हल करेंगे। जैसे कि कक्षा कक्ष के अनुभव, दूसरा कह रहा है प्रतीकात्मक संकेत, या है गणित की संरचना, या फिर लैंगिक भेद। तो देखिए, एक जेंडर बाइवेस पे जेंडर मतलब लिंग भेद पर एक 100% क्वेश्चन आता है हर बार, तो आपको इस पे देखना है। और इसका जो ये वाला ऑप्शन जो फोर्थ ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए कक्षा कक्ष के अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, किसी कैपेसिटी कम है, किसी की ज्यादा है। फिर है आपका संकेत जो है, उसके एक जो मैथ चलती है वो उसके सिंबल्स होते हैं कुछ अपने। फिर है गणित की संरचना। गणित की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है कि उसमें बच्चा हो सकता है कि डिफिकल्टी फील करता हो। लेकिन जो लिंग भेद है तो ये नहीं कह सकते कि जो अगर बॉय है तो वो बहुत बेहतर तरीके से गणित को कर सकता है और जो गर्ल्स है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकती। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है लिंग भेदभाव में एक ऑप्शन है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं भी घुमा फिरा के इस प्रकार से क्वेश्चन देता है और उसमें अगर ये दिख जाए या कोई थोड़ी बेस में दे देता है तो आप समझ जाए कि ये आंसर जो है इसका नहीं के रेफरेंस में आपके ये आंसर। दूसरा है दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब दो दशमलव वाली संख्याएं हैं तो उसमें आपको पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जो इसमें पैटर्न दे रखे हैं वो बताने की बच्चे के लिए कौन सा पैटर्न ठीक रहेगा। ये इसकी दो दशमलव वाली संख्या हो गए या फिर और जो इसके टाइप्स होते हैं वो आप मेरे मैथमेटिक्स वाली में जाके वीडियो देख सकते हैं। इस पे पूरा बेस बनाया गया है और इस पे टोटल वीडियो है के करीब जो फंडामेंटल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो दो दशमलव वाली संख्याओं के योग की जो संकल्पना है यानी कॉन्सेप्ट है उसे कि हम किस प्रकार से जो पॉइंट वाली वैल्यूज है उसको किस प्रकार से हम ऐड करते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जियो बोर्ड का यूज करेंगे या मोती और माला का प्रयोग करेंगे, ग्राफ पेपर का या गिनतारा का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये बताना है कि इसमें सबसे बेटर तरीका कौन सा रहेगा। तो देखिए सबसे बेटर तरीका जो है आपका जियो ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के माध्यम से आप बता सकते हैं बच्चों की कि दो जो पॉइंट वाली संख्या है कह सकते हैं या फिर दो दशमलव वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ग्राफ पेपर आप सबने देखा होगा, इस प्रकार के छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं। तो उसमें जो बता सकते हैं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि कौन सा ठीक मतलब दशमलव वाली संख्या को किस प्रकार से ऐड करेंगे। तीसरा है दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय संख्या या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि दो अंकीय संख्या है, कोई 2 डिजिट नंबर्स हैं, और दूसरी संख्या जो है उसको हम एक अंकीय या दो अंक से गुणा करने की मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चे के लिए कौन सी पूर्व जानकारी प्रीवियस नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं आपका योग का क्रमबिन्वनीय नियम है या गुणन का क्रमबिन्वनीय नियम है, या गुणन वितरण के रूप में या फिर गुणन और विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो इसमें से हमें सबसे बेहतर तरीका जो है कौन से मतलब एक प्री स्किल उसके पास होने चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है गुणन वितरण के रूप में देखा जाएगा, सबसे सटीक तरीका रहेगा। जो आपका ये कह रहे हैं गुणन और वितरण के रूप में हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि गुणा किस प्रकार से कर रहे हैं और वितरण उसमें जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो उसका जो रूप है वो कहीं ना कहीं हमें पता होगा, तभी हम मल्टीप्लिकेशन को अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ एडिशन की बात कर रहा है, सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कह रहे हैं कि सबसे बेहतर तरीका हमें जोड़ के सिखाने के लिए बच्चों को बताना है कि सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन आपका है कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को कराया जाए। ये कह रहे हैं कि जो आपके जो प्रश्न है वो शाब्दिक होने चाहिए, वो कराने चाहिए, या फिर
शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। आप असेसमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या तभी करना चाहिए शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग? योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर कह रहे हैं शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे बेटर जो है वो किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पूछा गया है विद्यार्थियों को सेकंड यानी कक्षा 2 का बच्चा है और विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखाना चाह रहा है। तो देखिए छोटी क्लास के बच्चे जो होते हैं उनमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस दिए जाते हैं, सब वाले बहुत सारी स्टोरी बना के बताया जाता है कोई भी कॉन्सेप्ट को। तो ये कह रहे हैं कि योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब सीधे ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि मान लो कि 4 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, इसको आप ऐड कर लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं उसको एक स्टोरी बेस्ड थोड़ा सा शाब्दिक रूप में दें, आप सेंटेंसेस रूप में दें, जिससे बच्चे को अंडरस्टूड अच्छे से कर सके। तो इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्षा ये भी 2 की बात कर रहे हैं। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया है। उसने क्या करा है, टीचर ने बच्चों को कुछ शाब्दिक प्रश्न दिए हैं हल करने के लिए। किस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न होते हैं वो भी आपको एग्जाम्पल यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी इसमें पूछा शाब्दिक प्रश्न देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से होते हैं शाब्दिक प्रश्न वो आपको यहाँ पता लगेगा। तो ये है कि एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? तो ये कुछ जो क्वेश्चन है आपको अब पता लग गया होगा क्लियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट की शाब्दिक प्रश्न किस प्रकार से होते हैं या कैसे हम देते हैं बच्चों के, उनकी बुक में किस प्रकार से मिलते हैं। तो ये जो एक सेब है कि 5 सेब थे और उसकी टोकरी में मतलब कि 7 सेब और डाल दिए गए, तो अब कितने सेब हो गए, तो ये बताना है। तो ये कह रहे हैं किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है, संवर्धन है, पृथक्करण है, योग की पुनरावृत्ति है, समुच्चय है। हमें ये बताना है कि ये कौन सा तरीका इसका है। तो देखिए संवर्धन का मतलब होता है बढ़ने से, उसका पृथक्करण आप पृथक कर रहे हैं कोई भी चीज, योग की पुनरावृत्ति हो रही है, कहीं ना कहीं योग की पुनरावृत्ति हो रही है। और फिर समुच्चय की बात कर रहा है, मतलब कह रहा है कि उसके पास टोकरी है कोई, सपोज अगर मैं बात करूं कोई टोकरी थी जिसमें 5 सेब थे और फिर उसने 7 सेब और डाल दिए इसमें लाके, तो अब बताइए कि इसमें टोटल कितने। समुच्चय की बात करें 7 समुच्चय पहले थे और 5 पहले थे फिर 7 बाद में आ गए, तो टोटल कितने हो गए, तो कहीं ना कहीं समुच्चय की बात कर रहा है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। गणित में त्रुटियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब कह रहा है गणित जो है उसमें त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है। मैथमेटिक्स अगर बच्चा कर रहा है, इवन कोई भी सब्जेक्ट कर रहा है, तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। अगर त्रुटि नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये कह रहे हैं गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ये तो बात बिल्कुल कट गई कि गलत तो हो ही नहीं सकता, कि स्थान क्यों नहीं, गलत अगर ह्यूमन है तो गलतियां जरूर करेगा। आगे चलते हैं। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ये भी गलती है, कुल मिला के लापरवाही दर्शाती हैं कि गलतियां तो होंगी, बच्चा सीखेगा नहीं, सीखेगा तो गलतियां जरूर करेगा और गलतियां करके ही सीखता है। सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। आगे चलते हैं। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों के उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देता है। देखिए नंबर सिस्टम को निगलेक्ट करते हैं कुल मिला के, और ये जो थर्ड है वो ठीक है। नंबर सिस्टम से आप बच्चे की एबिलिटी या आईक्यू लेवल को जज नहीं कर सकते, उसमें आप जो उसकी क्रिएटिविटी है या उसके जो इंटेलिजेंस है वो और एस्पेक्ट में भी चेंज मतलब देखी जाती है, चेक की जाती है। तो अभी हमने इसके 6 क्वेश्चन को हल किया, अभी आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं 7 क्वेश्चन नंबर है। तो गणित संचरण लेख करता है, मतलब गणित जो है क्या संचरण करता है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पहला कह रहा है गणित विचारों को समाहित और गणित संगठित करने की क्षमता है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, या गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल है, या गणित में कक्षा कक्ष में कौशल बोलने की क्षमता है। तो देखिए सबसे चीज है कि गणित संचारण लेख क्या करता है, गणित विचारों को समाहित और गणित संगठित करने की एक क्षमता है। क्या है आपका, गणित जो है विचारों को समाहित करता है, समराइज करता है, प्लस संगठित करता है, उसकी एक क्षमता है। नेक्स्ट 8 नंबर है आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य में से कौन सा नहीं है। नहीं के रेफरेंस में पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। बच्चों को संदर्भ में गणित का वर्णन करना, फिर है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि नहीं की बात कर रहा है, कह रहा उद्देश्य नहीं है।
बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, विचार रहा है, तो ये सारी चीजें। फिर कह रहा है बच्चों को संदर्भ में गणित की वर्णन करना है, समस्या समाधान का कौशल बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। देखिए जब बच्चा स्टार्टिंग से अच्छा करेगा तो कहीं ना कहीं उच्चतर में जाएगा। जब बेसिक अगर मतलब ठीक नहीं होगा, उसका स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो ऊपर की पढ़ाई या आगे मतलब कि हायर में कैसे जा पाएगा। तो कह रहे हैं गणित की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। गणितीय रूप देना जो है इसका आंसर नहीं होगा, जबकि ये क्या है, नहीं के प्रश्न से पूछा है। तो ठीक है, आपको क्या बताना था, जो इसमें सही है वही गलत होगा। ओके, आगे चलते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। ये कहना है प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब विशेषता कौन सी पुस्तकों की, ये बताना है आपको। तो पहला है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। फिर कह रहा है संकल्पनाओं को जटिल रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है संकल्पनाओं को मूल से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो हमें इनमें से बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य जो पुस्तक है सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण एसेंशियल इंपोर्टेंट जो एक कैरेक्टर से बुक का या टेक्स्ट बुक का उसको बता। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर ठीक होगा। तो देखिए संकल्पनाओं को मूल से अमूर्त की ओर, मतलब कि सबसे पहले उन्हें कंक्रीट लेवल में दिखाना है, एक ऑब्जेक्ट दिखाना है, उनकी आंखों के सामने होनी चाहिए चीजें। फिर उसको ऐसे कॉन्सेप्ट को फिर हल्के हल्के उन्हें वो बियॉन्ड भी सोचने लगे, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगे। वो चीज हम उसमें क्या करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से उन्हें सिखाते हैं। छोटे बच्चों को सबसे पहले वो अगर उन्हें हवा में आप बात करते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे। उन्हें कोई चीज ऑब्जेक्ट आंखों के सामने अगर उनकी चीज होगी तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है आपको, ये चीजें कि संकल्पनाओं को मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट, यानी ऑब्जेक्ट जो फिजिकली फॉर्म में आपके पास हो, बच्चों की आंखों के सामने हो। फिर मूर्त अमूर्त रूप में मतलब कि जो अब्स्ट्रैक्ट में चला जाए, जो उनकी सामने चीज नहीं है फिर भी वो उसे समझ पा रहे हैं, तो उस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब मूर्त से अमूर्त के रूप में जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो ज्यामितीय जो समझ है उसको विकसित करने के लिए एक पैमिला जो है मैथमेटिक्स में काफी अच्छा इन्हें रोल करा है, एक साइंटिस्ट है और इसकी थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की, तो उसमें देख सकते हैं। बाकी इसको देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। पहला कह रहा है कि मानसिक चित्रण, फिर औपचारिक निगमन, फिर है विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन। फिर कह रहा है मानसिक चित्रण, विश्लेषण और अनौपचारिक और निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। मतलब देखिए सबसे पहले मैं आंसर इसका क्लियर कर देता हूं, आपको डी आंसर होगा। सबसे पहले कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने का जो एक कौशल है या आप कह सकते हैं श्रेणी क्रम कौन सा होगा, तो सबसे पहले हमें माइंड में मेंटल जो हमारा है स्कीमा कह सकते हैं, मतलब मानसिक चित्रण कहीं ना कहीं हमें मेंटल या माइंड में उसका डायग्राम बन जाना चाहिए हमारे माइंड में। उसके बाद आपका आता है विश्लेषण, उसका फिर एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे आप, फिर औपचारिक करेंगे और फिर अनौपचारिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसका श्रेणी क्रम होता है। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी बात क्लियर नहीं होती है आपकी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.